हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और आज के मॉड्यूल में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स पे आप फोकस करेंगे, क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो सेशन में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स में, जहाँ हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम के वीडियोज़ देखे थे। अब वैसे ही हम बात करेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी थ्योरम्स पे या सुपरपोजिशन थ्योरम्स पे। ये थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये थ्योरम पिछले थ्योरम से क्यों डिफरेंट है, क्या उसमें खास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको कैसे अप्लाई करना है किसी सर्किट पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, और मैं लिखता हूँ आपके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट, और पढ़ेंगे हम उस स्टेटमेंट को और जानेंगे कि क्या होता है खास इस सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर। तो आइए देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो आइए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। आइए सबसे पहले तो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ स्टेटमेंट को। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, इन एनी लीनियर बाइलैटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क, the current or voltage across any branch can be calculated by taking the algebraic sum of all the values calculated by taking one source at a time and replacing all the remaining sources by their internal resistances। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्टी जा सकती है अगर डायरेक्टली आप ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक एक पार्ट में समझाता हूँ सबसे पहले कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, क्या करते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट थिंग, सुपरपोजिशन थ्योरम की रिक्वायरमेंट, ये किसी नेटवर्क को रिड्यूस करके किसी सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ये किसी नेटवर्क में कोई एक क्वांटिटी को सभी सोर्सेस के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग थ्योरम है, इसकी प्रैक्टिकल यूसेज भी मैं आपको बताऊंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम स्पेशल इसलिए है, अलग इसलिए है दूसरों से, क्योंकि देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एनी लीनियर बाइलैटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम इज देयर हैज़ टू बी अ मल्टी सोर्स नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा एक्टिव सोर्सेज होने ज़रूरी है, और इस कंडीशन पे हम किसी भी ब्रांच की, कोई भी सेक्शन की वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाई टेकिंग the algebraic sum of all those values for every individual active source working at a time, whereas the remaining sources are replaced with their internal resistance। so मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा, दो या तीन एक्टिव सोर्सेज हैं एक ही नेटवर्क में और आपको एक ब्रांच की करंट कैलकुलेट करनी है, तो आप हर एक इंडिविजुअल सोर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उस करंट में वो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन जब सभी सोर्स एक साथ काम करेंगे तो टोटल करंट कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए आप उन सभी वैल्यूज़ का अल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सुपरपोजिशन थ्योरम। इंपॉर्टेंस इसलिए इस चीज़ का कि ये हर एक इंडिविजुअल एक्टिव सोर्स का के बारे में ये बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उस सिस्टम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करके दे रहा है, जो कि केवीएल, केसीएल, थेवेनिन, नॉर्टन में हमको कभी ये चीज़ नहीं मिला करती थी। केवीएल, केसीएल में भी अगर आप सॉल्व करते क्वेश्चन को तो सभी एक्टिव सोर्सेज को एक साथ यूज़ करते थे हम, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम यहाँ पे हर एक्टिव सोर्स को अकेले इंडिविजुअली वर्क कराएंगे उस सर्किट में, और उस ड्यूरेशन में बाकी सभी एक्टिव सोर्सेज रिप्लेस्ड हो जाएंगे अपनी इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, और तब वो अकेला एक्टिव सोर्स कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है उस करंट या उस वोल्टेज या उस पावर में, वो हमको पता लग जाएगा इस चीज़ से। ये खास बात है सुपरपोजिशन थ्योरम की। और अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके स्टेप फॉर सॉल्विंग पे, न्यूमेरिकल पे इसको कैसे अप्लाई किया जाए उस चीज़ पे। बिल्कुल ईजी थ्योरम है, बिल्कुल ईजी है इसके स्टेप फॉर सॉल्विंग। सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ केवीएल आने की ज़रूरत है। अगर केवीएल आता है तो वही केवीएल आपको उतने नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ एक्टिव सोर्सेज उस सर्किट के अंदर दिखाई देंगे आपको। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेप फॉर सॉल्विंग, और उसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको इसके एक क्वेश्चन पे और देखेंगे कि उसी स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए उस क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं स्टेप फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के सभी स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्विकली आप लोगों के लिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्टिव सोर्स। इसके अंदर लिखा हुआ है तीन चीज़ आइडेंटिफाई करना है आपको। सबसे पहले किस ब्रांच में आपको क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दूसरी चीज़ कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको करंट पूछा हुआ है, वोल्टेज पूछा हुआ है या पावर पूछा हुआ है, तो दो चीज़ क्या क्या होगा। सबसे पहले ब्रांच कि किस ब्रांच में कैलकुलेशन चाहिए हमको, दूसरा चीज़ कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको देखना है कि सर्किट के अंदर मोर देन वन एक्टिव सोर्स है कि नहीं, यानी मल्टी सोर्स सर्किट है या नहीं है। अगर सिंगल सोर्स सर्किट होगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सर्किट मल्टी सोर्स सर्किट है या नहीं, अलॉन्ग विद द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप ये बताता है कि कंसिडर एनी वन एक्टिव सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस।
जब आपको ये पता चल जाएगा कि इट इज़ अ मल्टी सोर्स सर्किट, तो आप उस मल्टीपल सोर्सेस में से किसी एक सोर्स को कंसिडर करेंगे टू बी वर्किंग इन द सर्किट, वेयर एज यू विल रिप्लेस ऑल द रिमेनिंग एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस अकेले सोर्स का यूज करके आप जो क्वांटिटी उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि लिखा हुआ है हमारे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स। उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा वो जो आंसर आएगा दैट विल बी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स विच यू हैव कंसिडर्ड और विच यू हैव टेकन टू बी वर्किंग इन द सर्किट। देन नेक्स्ट स्टेप, रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स फॉर ऑल द एक्टिव सोर्स। अब जो काम आपने एक सोर्स के लिए किया वही काम आपने बाकी रिमेनिंग जो सोर्सेज है उनके लिए भी करना है, सेम यही वर्क करना है। सेकंड स्टेप में आप पिछले वाले सोर्स को रिप्लेस कर देंगे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से और एक नए सोर्स को कंसिडर करेंगे टू बी वर्किंग। अगेन यू विल कैलकुलेट द सेम क्वांटिटी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है एंड दैट क्वांटिटी विल बी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सोर्स, और यही काम सभी एक्टिव सोर्सेज के लिए करते जाना है हमको रिपीटेडली। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, algebraic sum of all these individual values will be the final value of the required electrical quantity for all the sources working together। यानी लास्ट में जब हमको टोटल वैल्यू चाहिए होगी कि जब ये सभी सोर्स, अभी तो इंडिविजुअली काम किया तो इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई, जब ये सारे सोर्स एक साथ वर्क करेंगे तो वो टोटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलजेब्रिक सम करना होगा सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का जो हर एक सोर्स के लिए आपने अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ था, एंड दैट विल बी द फाइनल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑल द वर्किंग सोर्सेज टुगेदर इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। तो आइए देखते हैं इन सभी स्टेप्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, तो इससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के एक न्यूमेरिकल पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। ये गिवन सर्किट है हमारे पास और क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, देखते हैं क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। इट इज रिटन एज फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे आई करंट की डायरेक्शन देके रखा हुआ है और आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी के सभी स्टेप्स। सुपरपोजिशन थ्योरम बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहला चीज़ तो आपको ये चेक करना है कि सर्किट में कौन सी ब्रांच में कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और वो सर्किट मल्टी सोर्स सर्किट है या नहीं है। तीनों चीज़ों को एक बार में आइडेंटिफाई करना है फॉर स्टेप नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी ब्रांच है, 3 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच। कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ आई यानी करंट कैलकुलेट करना है उस ब्रांच से, और मल्टी सोर्स सर्किट है या नहीं है। आंसर आपके सामने देखिए, 24 वोल्ट का एक सोर्स, 12 वोल्ट का एक सोर्स और 3 एम्पियर का सोर्स, यानी 3 सोर्सेज लगे हुए हैं। 3 सोर्सेज लगे होने का मतलब ये है कि आपको 3 बार एनालिसिस करना है अलग अलग सेक्शन में, टेकिंग 1 सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेसिंग ऑल द अदर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला काम, सोल्यूशन में हम लोग सीक्वेंशियली अगर लिखें तो सोल्यूशन में लिखेंगे देयर आर 3 एक्टिव सोर्सेज, there are 3 active sources in the given network and now सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके हमको हर सोर्स को एक बार कंसिडर करना है। उस ड्यूरेशन में बाकी सारे सोर्सेज आइसोलेटेड रहेंगे यानी रिप्लेस हो जाएंगे अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, और उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप किसी भी सोर्स से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 3 एम्पियर से शुरू करना है या 24 से या 12 से, आपके ऊपर है, आप जिस सोर्स से चाहें आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शुरू करूँगा सबसे पहले 12 वोल्ट के सोर्स से, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि टेकिंग 12 वोल्ट सोर्स and replacing all the other active sources by their internal resistances। ठीक है, तो ये लिखना रिक्वायर्ड इसलिए है, ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जब कोई पेपर आपका चेक कर रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि आपने ये जो एनालिसिस किया हुआ है ये कौन से सोर्स के लिए एनालिसिस किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नाउ वी आर टेकिंग 12 वोल्ट सोर्स एंड रिप्लेसिंग ऑल द अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बोलने का मतलब ये है कि अब मेरी सर्किट में सिर्फ 12 वोल्ट का सोर्स अकेला एक एक्टिव सोर्स रहेगा और उसके कारण कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है करंट आई में वो कैलकुलेट करूँगा मैं। तो एक नया सर्किट फिर ड्रॉ करना होगा इसके लिए, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इस नए सर्किट में बाकी सारे एक्टिव सोर्सेज रिप्लेस हो जाएंगे विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो जैसे यहाँ पे मेरा 24 वोल्ट का सोर्स था, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इसके बगल में 8 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, इसके नीचे बना हुआ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, उसे वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, उसके आगे एक और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, वो भी अपनी जगह पे रहेगा वैसे ही, 3 ओम रेजिस्टेंस विल बी एट इट्स प्लेस। यहाँ हमारे पास 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो आपको पता है कि करंट सोर्स को हम रिप्लेस करते हैं विथ ओपन सर्किट सेक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, एंड देन वी विल बी कंसिडरिंग ओनली वन एक्टिव सोर्स, दैट इज द 12 वोल्ट एक्टिव सोर्स टू बी वर्किंग इन द सर्किट। हम ये मान के चलेंगे कि अकेला 12 वोल्ट का सोर्स ये जो है ये वर्क कर रहा है सर्किट में, एंड फ्रॉम दैट 12 वोल्ट सोर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई डैश। इसके लिए हम इस करंट आई डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग सेक्शंस में मैश एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैश एनालिसिस करने के लिए एक काम करते हैं, मैश देखते हैं, ये सेक्शन ओपन हो गया तो यहाँ पे अब कोई मैश नहीं है, सिर्फ 2 मैश अवेलेबल हैं। मैश करंट असाइन कर लेते हैं, करंट I1 एंड मैश करंट I2। KVL की इक्वेशन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैश 1, इसके लिए इक्वेशन अगर मैं बनाऊँगा तो 4 and 3 7, दैट शुड बी -7I1। अब शेयर होता हुआ एलिमेंट है 4, सो वी विल राइट इट एज 4I2। नाउ प्लस 12 इक्वल टू के दूसरे साइड भेजा तो दिस बिकेम -12, एंड नाउ दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। फॉर माई सेकेंड इक्वेशन आई विल राइट इट एज 4 and 4 8 and 8, that is 16I2, so it should be -16I2। शेयर होता हुआ एलिमेंट एक ही है, दैट इज 4, सो दिस विल बी 4I1, और कोई वोल्टेज सोर्स अवेलेबल नहीं है तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माई सेकेंड मैश इक्वेशन। देखिए दोनों मैश इक्वेशंस आ चुकी हैं। करना बस इतना है कि मुझे सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को। देख सकते हैं आप यहाँ से कि I1 और I डैश दोनों सेम करंट है। इस ब्रांच के अंदर जाने वाली करंट इज़ नथिंग बट I1। तो मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ I1 की वैल्यू अगर मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि उतनी करंट जा रही है I डैश उस सेक्शन से। तो चलिए दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नाउ वैल्यू ऑफ I1, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 शुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 शुड बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो देखिए ये दोनों वैल्यू दोनों मैश करंट्स की आ चुकी है हमारे पास। अब देखना है ये है कि I डैश कितना होगा, तो I डैश उतना ही होगा जितना I1 है। तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि द वैल्यू ऑफ I डैश फॉर 12 वोल्ट सोर्स इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये I डैश की वैल्यू आ गई किसके कारण? जब 12 वोल्ट का सोर्स अकेला काम करेगा तब उस कंडीशन पे I डैश की वैल्यू है 2 एम्पियर। इसको मैंने नोट कर लिया। अब यही सेम स्टेप रिपीट करना है किसके लिए? रिमेनिंग 2 एक्टिव सोर्सेस के लिए। 2 और एक्टिव सोर्स अभी बचे हुए हैं, 24 और 3 एम्पियर। तो इन्हीं दोनों के लिए सेम काम करते हुए तो चलिए आइए फिर से वही चीज़ लिख लेते हैं एक बार। नाउ वी आर टेकिंग 24 वोल्ट सोर्स and replacing all the other active sources by their internal resistances। तो इस बार मैंने कंसिडर किया हुआ है 24 वोल्ट के सोर्स को और रिप्लेस करने वाला हूं सभी एक्टिव सोर्सेस को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आइए एक नया सर्किट फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट का सोर्स ही अकेला वर्क करेगा, वेयर एज बाकी सभी एक्टिव सोर्सेस रिप्लेस हो जाएंगे अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस से। सो दिस इज आवर 24 वोल्ट सोर्स, इसके नीचे 4 ओम के ये दोनों रेजिस्टेंसेज एज इट इज प्लेस हो जाएंगे, वेयर एज यहाँ पे जो 12 वोल्ट का सोर्स था इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। इस सेक्शन में जो ब्रांच है 3 ओम ये अपने प्लेस पे वैसे ही रहेगी, जबकि यहाँ का जो करंट सोर्स था 3 एम्पियर इसको मैंने कर दिया ओपन। और अब इस सर्किट के अंदर से हमको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस। यानी अगेन फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ I डैश की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ से बाई टेकिंग 24 वोल्ट सोर्स नाउ। तो फिर से वही सेम काम करना है, कुछ भी इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो फिर हम मैश एनालिसिस करेंगे। अगेन नंबर ऑफ मैश आइडेंटिफाई कर लिया तो सिर्फ यहाँ 2 मैश दिखता है, दूसरा सेक्शन ओपन सर्किट है। सो अगेन आई विल टेक 2 मैशेस, नेमिंग कर देता हूँ मैं इनकी I1 और I2 नाम से।
और दोनों की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर दोबारा केवीएल इक्वेशन बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या केवीएल इक्वेशन बनता है यहाँ से। फॉर मैश 1 आई विल राइट अप्लाइंग KVL in mesh number 1. So mesh 1 में क्या लिख सकते हैं, 4 and 3 that is 7. So I will write it as minus 7I1. शेयर होता हुआ एक ही एलिमेंट है that is 4 ohm. So I will write it as plus 4I2. कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसलिए 0. This is my first mesh equation. For second mesh I will write it as 8 plus 4 plus 4. That is 16I2. शेयर होता हुआ एक एलिमेंट 4, सो आई विल राइट इट एज प्लस 4I1 और एक वोल्टेज सोर्स भी अवेलेबल है जो कि -24 लिखा जाए और इक्वल टू के उस साइड ये बन जाएगा +24. सो नाउ दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. फिर से दो इक्वेशन आ चुकी हैं. करना क्या है, हमको दोनों मैश करंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन आप देख सकते हैं जो I1 निकल के आएगा वही होगा I' इस सेक्शन में. तो बस मुझे करना इतना है कि I1 I2 कैलकुलेट करना है एंड I' विल बी इक्वल टू I1. तो सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को भी. यहाँ से I1 की वैल्यू देखते हैं कितनी मिलती है. I1 इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल्स टू -1.75 एम्पियर. ये दोनों मैश करंट्स की वैल्यू आ गई है. फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि I', नाउ आई विल राइट इट एज I' फॉर 24 वोल्ट सोर्स विल बी इक्वल टू I1. जितना I1 उतना ही है I' यहाँ पे. तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है -1 एम्पियर. सो ये एनालिसिस करने के बाद मेरे पास आ चुका है सेकेंड टाइम इसी करंट की वैल्यू सेकेंड सोर्स के लिए. अब बस एक और सोर्स बचा हुआ है, यानी लास्ट टाइम एक बार और KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे तीसरे सोर्स के लिए. सो नाउ अगेन आई विल राइट द सेम थिंग. Taking 3 ampere source and replacing all the other active sources by their internal resistances. तो एक बार और, तीसरी बार और आखिरी बार एक बार फिर से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं तीसरा सोर्स यूज करते हुए, यानी थर्ड एक्टिव सोर्स दैट इज द 3 एम्पियर सोर्स. जब वो अकेला काम करेगा तब देखते हैं कैसी सर्किट ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे. तो सबसे पहले 8 ओम 24 वोल्ट सेक्शन को शॉर्ट कर दिया. इसके नीचे है 4 ओम रेजिस्टेंस, एक और 4 ओम रेजिस्टेंस. दिस इज आवर 3 एम्पियर सोर्स विच इज वर्किंग दिस टाइम. दिस इज आवर 3 ओम सेक्शन और शॉर्ट कर दिया इधर के वोल्टेज सोर्स को. एंड नाउ अगेन वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I' करंट. तो एक बार फिर से I' कैलकुलेट करना है फॉर थर्ड सोर्स. अगेन वी विल डू द मैश एनालिसिस. इस बार हमारे पास 3 एक्टिव मैश दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों मैश के एनालिसिस कर लेते हैं. 3 मैश यानी तीनों करंट्स असाइन कर लिया. मैश करंट I1, मैश करंट I2, मैश करंट I3. 3 मैश इक्वेशन बनानी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा I2 वाले सेक्शन में यानी मैश 2 में करंट डायरेक्टली गिवन है आपको उस मैश की, तो कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल्स टू -3 एम्पियर. I2 यहाँ से ही पता चल गया. तो आपको किसके लिए सॉल्व करना है इक्वेशन, I1 एंड I3 के लिए. तो इक्वेशन बना लेते हैं एक बार क्विकली. तो अगेन आई विल राइट अप्लाइंग KVL इन mesh number 1. I will write it as 4 and 3 7, that is -7I1 plus 3I2 plus 4I3 is equal to 0. अब यहाँ से देखिए I2 की वैल्यू -3 एम्पियर पहले से ही पता है हमको. -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -9. -9 को उस साइड आप भेजेंगे तो ये बन जाएगा +9. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं +4I3 is equals to 9. This is my first equation. Now again doing the same thing, यानी कि फिर से मैं लिखूंगा applying KVL in mesh number 3. अब थर्ड मैश पे KVL अप्लाई करेंगे क्योंकि सेकंड मैश की करंट ऑलरेडी पता है हमको. तो मैश 3 पे अप्लाई कर लेते हैं 8, 4 एंड 4. ठीक है. सिमिलरली 1,
I1 मैश के साथ शेयर हो रहा है 4 ओम का रेजिस्टेंस, सो आई विल राइट 4I1 अगेन प्लस 4I2 माइनस 16I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सभी इंडिविजुअल सेक्शंस के हिसाब से मैंने इक्वेशन लिख लिया है। इसमें से I2 पता है तो I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे -3 इंटू 4 दैट इज -12, और -12 को उस साइड भेजा तो इक्वेशन बन जाएगा 4I1 माइनस 16I3 इक्वल्स टू +12। सो नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। मैं मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको ये देखने में थोड़ा ईजी हो जाए। हमने KVL लगाने के बाद यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाए हुए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन मिल गया हमको इस सेक्शन का, जबकि फर्स्ट करंट जो है मैश 2 की करंट जो है वो ऑलरेडी पता है हमको। तो अब करना ये है कि आपको I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो I1 और I3 कैलकुलेट करना है और I' निकालना है। देख सकते हैं आप I' का मतलब हो गया I1 और I2 के बीच का करंट, इनका रिजल्टेंट करंट। लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि ये I1 की डायरेक्शन में है, देयरफॉर I' शुड बी इक्वल टू I1 माइनस I2। लेकिन उससे पहले आपको I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। I2 की वैल्यू आ चुकी है, I1 की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव गॉट I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर I1 is equal to -2 ampere, I2 is equals to -3 ampere and I3 is equals to -1.25 एम्पियर। तो तीनों मैश करंट्स की वैल्यू को मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इन्हीं तीनों मैश करंट की वैल्यूज़ का हमको यूज़ करना है। इसमें से I1 और I2 की ज़रूरत है, तो देखते हैं I' क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे I' इज इक्वल टू I' किसके लिए, 3 एम्पियर सोर्स के लिए, फॉर 3 एम्पियर सोर्स शुड बी इक्वल टू I1। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये I1 के सिमेट्रिकल है, इसलिए मैंने लिखा I1 माइनस I2। सो नाउ I' फॉर 3 एम्पियर शुड बी इक्वल टू, ये I1 की वैल्यू है -2, I2 की वैल्यू है -3। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से बचता है अपने पास I' इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये I' की वैल्यू आ गई यहाँ से, जब 3 एम्पियर का सोर्स अकेला वर्क कर रहा है तब। तो अब देखिए हमारे पास कितने I' की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहला I' फॉर 12 वोल्ट सोर्स इज़ 2 एम्पियर। फिर सेकेंड टाइम हम लोगों ने एक बार और I' निकाला फॉर 24 वोल्ट सोर्स वर्किंग अलोन, इट इज़ -1 एम्पियर। और लास्ट जो I' निकाला जब 3 एम्पियर का सोर्स अकेला काम कर रहा है तो दैट इज़ 1 एम्पियर। नाउ द थिंग इज, अब करना क्या है हमको, अब जब तीनों सोर्सेज एक साथ ऑल टुगेदर व्हेन ऑल द 3 सोर्सेज आर वर्किंग, then what will be the total value of I'? So that should be the algebraic sum of all the individual values as per the superposition theorem. So now I will write it as I total, अब मैं लिखूंगा I total should be equal to I'1 plus I'2 plus I'3। ये I'1, 2, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले, दूसरे और तीसरे एनालिसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो 3 एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो I'1 का मतलब ये 12 वोल्ट सोर्स जब काम कर रहा था, दैट इज़ 2। I'2 का मतलब जब 24 वोल्ट का सोर्स वर्क कर रहा था तो उसकी वैल्यू है -1। और I'3 का मतलब जब 3 एम्पियर का सोर्स काम कर रहा था जिसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। अब तीनों को कंबाइन करते हैं और अलजेब्रिक सम निकालते हैं इनका। सो नाउ वी हैव गॉट I टोटल इज इक्वल टू I'1 दैट इज़ 2 एम्पियर प्लस I'2 दैट इज़ -1 एम्पियर। सो प्लस ऑफ -1 दैट इज़ -1 एंड I'3 दैट इज़ 1 एम्पियर। सॉल्व कर लेते हैं इन सभी को। तो I टोटल की वैल्यू मिली यहाँ से 2 एम्पियर एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आवर फाइनल आंसर कि जब तीनों के तीनों सोर्सेज एक साथ वर्क करेंगे तो दिस विल बी द टोटल करंट बाय टेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट्स फॉर ऑल द इंडिविजुअल सोर्सेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। ऐसे हमको अप्लाई करना होता है सुपरपोजिशन थ्योरम्स को, ऐसे इसके न्यूमेरिकल्स बनाने होते हैं। सेक्शंस पे अगर वोल्टेज निकालना हो, पावर निकालना हो, तो भी आपको ये इंडिविजुअल एनालिसिस हर एक सोर्स के लिए हर बार करनी होती है। एट लास्ट फाइनल आंसर निकालने के लिए आप जितनी इंडिविजुअल एनालिसिस किए हुए हैं उन सभी को कंबाइन कर दीजिए एक साथ, उनके डायरेक्शंस के साथ।
सो दैट जो टोटल वैल्यू निकल के आए वो रिफ्लेक्ट करेगी कि जब सभी एक्टिव सोर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं तो इतनी टोटल फाइनल क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ से। तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। ऐसे अप्लाई करना होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप कि आपके अगर कुछ डाउट्स रहे होंगे तो वो थोड़े बहुत इससे क्लियर हुए होंगे बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर जैन एंड जैन की बुक से पढ़ रहे हैं या BL थरेजा की बुक से पढ़ रहे हैं या गेट अकेडमी एप्लीकेशंस की बुक से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से ये क्लियर होता चला जाएगा। और इसी के साथ बने रहिए आप हम सभी के साथ। इस वीडियो सीरीज़ में आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। तो इस फर्स्ट मॉड्यूल यानी DC नेटवर्क के मॉड्यूल का सबसे लास्ट जो थ्योरम हम पढ़ेंगे दैट विल बी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, जो हमारे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं तो बिल्कुल उसे भी देख सकते हैं आप। थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, KVL, KCL, ये सभी चीज़ों को रिकमेंड करने के लिए आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलूंगा मैं जल्दी ही आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।